हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है रिटायरमेंट एंड डेथ की तीसरी क्लास है। और इस क्लास में मैं कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो कि रिटायरमेंट एंड डेथ में आते हैं और इन्हें पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। जब भी रिटायर कोई पार्टनर रिटायर हो डेथ हो तो इस केस में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसका हम लोग को डायरेक्टली इसे पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ता है। तो मैं उसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने क्लास वन और क्लास टू बना रखी है रिटायरमेंट एंड डेथ की। क्लास वन में मैंने रेशियो के बारे में डिस्कशन किया है रिटायरमेंट के, किस तरीके से न्यू रेशियो निकालते हैं और किस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। और सेकंड क्लास में मैंने ये डिस्कशन किया था कि गुडविल क्या होता है और गुडविल दो तरह की होती हैं और उन दोनों के बारे में मैंने बताया था और उन दोनों का जन एंट्री अलग अलग होता है। तो आप इन दोनों गुडविल के बारे में जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये दोनों गुडविल है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। तो आप क्या करिएगा कि आप इस क्लास से देखने से पहले क्लास वन और क्लास टू को जरूर देखिए। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व है। जब भी कभी पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें क्या करना होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के केस में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ता है। ठीक है, जो पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ता है तो इसका रिवोल्यूशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो हम आज जो भी बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज जो मैं जो बता रहा हूं, जितने भी टॉपिक्स को बताऊंगा इनको डिस्कस करने वाले हैं और इसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करें। चांसेस ये हैं कि ये जितने भी टॉपिक हैं ये क्या होंगे कि ये 3 नंबर में या 2 नंबर में आने के ज्यादा चांसेस हैं, इनकी जन एंट्री आने के चांसेस हैं। इसका कोई एक ही टॉपिक आपके जन एंट्री में दे देगा जिसकी जन एंट्री आपको करनी होगी। तो इसको स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। हो सकता है कि इसमें से कोई एक ही आए, हो सकता है कि ये पूरी ही आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहां पे मैंने दो तरह के प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, एक क्रेडिट साइड लिखा हुआ है और एक डेबिट साइड लिखा हुआ है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है जानते हैं? अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो ये समझिए ये प्रॉफिट को डिनोट करता है। क्या है कि किसी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जस्ट अपोजिट, ये लॉस है। देखिए, क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस देगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस देगा, कोई एक ही दे सकता है, दोनों नहीं दे सकता। ठीक है, दूसरा रिजर्व या जनरल रिजर्व ये दे सकता है। ठीक है, तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा अलग जर्नल एंट्रीज होती हैं, इनका कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अलग है। इसका और इसका एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व का एक ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट अलग है। तो मैं इसके लिए एक क्लास और बनाऊंगा, क्लास 4, जिसमें मैं सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में चर्चा करूंगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में चर्चा करूंगा। बुक गुडविल के बारे में मैंने क्लास 2 में चर्चा कर रखी है। तो आप क्या करिए, बुक गुडविल के बारे में आपको जो भी चीज इंफॉर्मेशन चाहिए आप क्लास 2 देख के आइए, रिटायरमेंट एंड देखते आपको समझ में आ जाएगा कि बुक गुडविल क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमें एक जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये और चौथा टॉपिक ये और ये पांचवा, ये दोनों एक साथ ही ऐसा दिखता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साथ ही दिखता है। तो हम इन्हीं टॉपिक के आज बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कि क्या इनका ट्रीटमेंट करते हैं अगर ये क्वेश्चन में दिखाई देता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिखाई देता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? देखिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करता है? बढ़ाता है। पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करता है? बढ़ाता है। और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है तो उस कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अकाउंट, डी आर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी आर। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखिए, रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। क्या सर रिटायर पार्टनर को भी से मिलेगा? मैं कहूंगा हाँ। आप कोई भी पार्टनर है, अगर ए बी सी पार्टनर है, अगर ए बी और सी पार्टनर है और सी रिटायर हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि सी रिटायर हो रहा है।
ये आप ए को भी बांटेंगे, बी को भी बांटेंगे, सी को बांटेंगे। जैसे एग्जांपल से आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस लिखेंगे, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल करेंगे। ठीक है, इसकी जन एंट्री क्या होती है? अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है तो आप सीधे सीधे क्या करिएगा, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, तो ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। इन्हें रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, इसे बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते। जब भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है तो न्यू बैलेंस शीट में इसे नहीं दिखाया जाता है। इसे क्या किया जाता है, टोटली क्या कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितने भी पार्टनर हैं, रिटायर पार्टनर और साथ ही साथ जो ओल्ड पार्टनर है उन्हें, उनके बीच में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व भी क्या होता है? जनरल रिजर्व भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व भी क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। और जब आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो इस केस में भी पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है। तो इसकी जन एंट्री क्या होती है? इसकी भी एंट्री वही होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर अगर कैपिटल फिक्स है तो वहां पे क्या होगा, कैपिटल फिक्स है तो वहां पे आप क्या करिएगा, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट करिएगा। अगर कैपिटल फिक्स है तो वहां क्या करिएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट करिएगा। देखो एक चीज ये समझा देता हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक रूल है, अगर पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट उफिट मिलता है ना तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जब भी बढ़ाना हो तो उसे क्रेडिट करते हैं और जब भी घटाना हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट और घटाने के लिए डेबिट करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले एक टॉपिक पे जाते हैं जिसमें लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अरे सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस एक लॉस होता है। और जब भी पार्टनर को ये बांटा जाता है, जब भी पार्टनर को बांटा जाता है तो पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ क्या होता है, घटता है। और जब भी पार्टनर्स का कैपिटल घटता है तो इस केस में क्या होता है, एंट्री डेबिट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। अब देखो जब भी पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो इसकी जो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देख किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या सभी पार्टनर को बटेगा? मैं कहूंगा हाँ, ये सभी पार्टनर को बटेगा। देखो जब पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस डेबिट था तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है और पार्टनर्स का टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट था, जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या था, क्रेडिट था, आप यहां देख सकते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट था तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया गया है और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया गया। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को, जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्रेडिट हो तो मतलब वो प्रॉफिट है, तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना। और जब पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या हो, डेबिट हो, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों एक होते हैं। ठीक है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट किया हुआ है जिसका बेनिफिट 3 से 4 साल के लिए आ रहा है, तो इसको आप सेल नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का आपके लिए लॉस है। जैसे कि मैंने अपना कोई एक पैम्पलेट निकाला या कोई एक बैनर बनवा दिया जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं किसी और को बेचूं तो वो बिकेगा नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको कोई फायदा ही नहीं है। तो ये क्या है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक तरह से फर्म के लिए फिक्सड एसेट होता है और ये लॉस होता है। और जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो या डेथ हो चाहे एडमिशन हो तो ये क्या होता है, सभी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। अगर रिटायरमेंट है तो रिटायर पार्टनर भी लेगा इससे, और जितने बचे हुए पार्टनर है वो भी लेंगे इससे। किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में लेंगे। तो इसकी जो जन एंट्री होती है वो क्या हो जाती है, देखो इस केस में भी क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, और पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि ये लॉस है एक तरह से फर्म के लिए। तो इसका एंट्री क्या हो जाता है, देखो पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट DER टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DER टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। देखो इस केस में हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम इसे राइट ऑफ कर रहे हैं और पार्टनर्स का कैपिटल घट रहा है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, फुल क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सर ये क्वेश्चन में आया तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, किस रेशियो में, 2:3:4। तो मतलब कि टोटल अगर 9 है, यहाँ पे टोटल ऐड कर लिया करो, 2 3 5 5 + 4 9। 9 अगर अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, तो जिसमें ए को मिलेगा 2 और बी को मिलेगा 3 और सी को मिलेगा 4, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2019 ए रिटायर हो रहा है, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:1। बी एंड सी क्या डिसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट 2:1। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन दिस डे। मतलब बी के रिटायरमेंट होने पर ये सारी चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लॉस है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सर अभी तक तो आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बताया नहीं था, फिर आपने इसे क्वेश्चन में क्यों दे दिया। मैं बता देता हूँ ये होता क्या है, अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, ठीक है। जनरल रिजर्व दिया है तो हमें 3 आइटम दिया है। आपको क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया है, जनरल रिजर्व दिया है। तो मुझे इन तीनों के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस के बारे में बात करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस कितना है, 72,000 है। ये क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस है। अब लॉस है तो और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम रिटायर हो रहे हो तो क्या लॉस लेके नहीं जाओगे, लेके जाना पड़ेगा। तुम जब तक थे तब तक हमें लॉस हुआ है, तो उस लॉस के भी तुम भागीदार हो। जब जा रहे हो तो क्या लॉस छोड़ के चले जाओगे, नहीं। जब तुम जा रहे हो तो इस लॉस को भी लेके जाओगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, यहां ध्यान दीजिए। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो एस कैपिटल अकाउंट DER, बीस कैपिटल अकाउंट DER, सी कैपिटल अकाउंट DER। सी रिटायर हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे भी ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस लेना पड़ेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, 72,000 है। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस, 72,000, आई थिंक 72,000 ही है, एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ये है, हाँ 72,000 ही है, ठीक है। और इनका रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3:4 है। देखो जब इनका रेशियो 2:3:4 है तो हमको न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं है। इस केस में न्यू रेशियो की कोई जरूरत नहीं है, 2:3:4 से ही मतलब है। इस रेशियो हमको जब भी प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना हो, जनरल रिजर्व को बांटना हो, तो आपको ना सेक्रीफाइस निकालना है, ना गेन निकालना है, ना न्यू रेशियो की जरूरत है, सिर्फ इसे ओल्ड रेशियो में ही बांटना है। अब जरा ओल्ड रेशियो में बांटिए तो जरा 72,000 को 2:3:4 में, ए का कितना हो जाएगा, 72,000। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 × 2, ये कितना हो जाएगा, 9 से 8 कट 8 टाइम इंटू 2, मतलब ये हो गया 16,000। बी का कितना हो जाएगा, 72,000 डिवाइडेड बाई 9 × 3, ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। अब इसको काटोगे तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। फिर सी कब काटोगे तो कितना हो जाएगा, 72,000 अपॉन 9 × 4, ये काटे, ये कितना हो जाएगा 8,000, और ये हो जाएगा इसका 32,000। तो ए इसके कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 16,000। बी इसके कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 24,000। और सी इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा 32,000। ए इस कैपिटल अकाउंट DER, बी इस कैपिटल अकाउंट DER, सी इस कैपिटल अकाउंट DER टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड की। देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की,
अगर ये तो हमने इसकी जनरेटरी कर ली, अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात करें। अगर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिखाई देता है क्वेश्चन में, इसे बांटने की गलती मत कर देना बेटा, ये आपका पैसा नहीं है। जो पैसा पार्टनर का होता है, जो लॉस पार्टनर का होता है, उसी को ही बांटा जा सकता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉय का पैसा है। एम्प्लॉय ने आपके पास कुछ प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा कराया है जिससे कि उसका पेंशन बन सके। ये पैसा आपका है ही नहीं, तो ये क्या है आपके लिए, लायबिलिटीज है। और जब भी ये दिखाई दे क्वेश्चन में, इसे इग्नोर करो। क्या करो, इग्नोर करो। इसे सीधे सीधे बैलेंस शीट के, पुराने बैलेंस शीट में दिया हुआ है, सीधे सीधे उठा के नए बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देना, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने को आ जाए तो। और अगर जनरल एंट्री में ये दिखाई दे रहा है तो इसे सीधे सीधे इग्नोर करो, इसका कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि कंपनी, फर्म के पास एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि ये एम्प्लॉय का पैसा है, आपका पैसा ही नहीं है। क्योंकि फर्म वही पैसा बांट सकते, मतलब कि पार्टनर वही पैसा बांट सकते हैं जो कि पार्टनर का है, और किसी और का पैसा नहीं बांट सकते। ये एक तरह का आपके लिए लायबिलिटीज है, तो इसका मतलब ये इसे इग्नोर करेंगे हम। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्या होता है कि कई बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को और इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड को दोनों को सेम समझ लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड दोनों सेम नहीं है, तो मैं दोनों के बारे में अलग अलग बातें बता रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। और इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इंप्लॉय अपना पैसा आपके पास रखा हुआ है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व, ये अगर उस पर क्लेम नहीं है तो वो बढ़ सकता है, लेकिन इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी बटेगा नहीं। ये लायबिलिटी है, ये इंप्लॉयज को ही मिलेगा, तो इसे कभी बांटिएगा मत। और इसके बारे में हम अगली क्लास में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आपके पास क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ, जनरल रिजर्व दिया हुआ। अगर जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है तो हम इसे भी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। आइए बात करते हैं, जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे। देखिए, जनरल रिजर्व जब भी बांटेंगे तो इस केस में पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। हमारे पास जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000 दिया है, और ए, बी और सी का जो रेशियो है वो 2:3:4 है। तो जनरल रिजर्व को जब हम बांटेंगे इन पार्टनर्स के बीच में, तो इस केस में पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को जब भी हम बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो इस केस में क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। तो देखो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल reserve account DR to A's capital account to B's capital account to C's capital account। ठीक है, अब जरा जनरल रिजर्व को बांटो, ये टोटल कितना है, टोटल ऐड करो, 2 3 5 + 4 इसको टू 9, 9 है, 9 से डिवाइड करोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो ये 20,000 एज के कैपिटल अकाउंट में, 30,000 बीस के कैपिटल अकाउंट में, और 40,000 सी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और जनरल रिजर्व में कितना हो जाएगा, 90,000। ये हो गया हमारी एंट्री। 2 एंट्री करने पे 3 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, हमें कोई सेक्रीफाइस गेन निकालने की जरूरत नहीं होती। जब भी अगर ये आइटम दिखाई दे तो इन्हें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, और अगली क्लास में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे, जो कि दोनों ही पॉइंट जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, ये क्वेश्चन में आ जाता है तो बच्चों को समझ में आता है इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करें। अगली क्लास जो भी होगी हमारी इसी पे होगी। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू सभी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, जितना हो सके इसे फॉलो करवाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।